अगर मैं आपसे पूछूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एसेट अप्रोच है क्या? डिपेंड करता है कि किसी भी वैल्यूएशन एक्सरसाइज में हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। हम किस एक्सरसाइज के लिए वैल्यूएशन करने जा रहे हैं। मान लीजिए मुझे किसी कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल इवैल्यूएट करना है, तो वो मैं फ्यूचर ईयर के इनकम से ही इवैल्यूएट कर पाऊँगा, तो उस केस के अंदर मुझे इनकम अप्रोच में जाना चाहिए। वहीं अगर मान लीजिए किसी कंपनी को मैं मार्केट के लेवल पे टेस्ट करना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि मार्केट के अकॉर्डिंगली उसका वैल्यूएशन कितना है, तो मैं मार्केट अप्रोच के साथ जाऊँगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर ना तो हमारे पास इनकम प्रोजेक्शंस अवेलेबल हैं, ना ही फ्यूचर ईयर के कुछ इनकम नंबर्स हैं मेरे पास। सेकेंडली, ना ही कोई मार्केट के अंदर अवेलेबल कंपैरेबल्स हैं जिनसे मैं कंपेयर करके वैल्यूएशन निकाल सकूं, तो ऐसे सिनेरियोज़ के अंदर हम लोग एसेट अप्रोच की तरफ जाते हैं। जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच बहुत बार सुनते हैं, हुँ, हुँ। बट जो सबसे इग्नोरेंस होता है वो होता है एसेट अप्रोच। तो एसेट अप्रोच अगर मैं आपसे पूछूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो है क्या और वर्क कैसे करता है वैल्यूएशन में? देखिए राहुल, ऐसा होता है कि जब हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, तो 3 अप्रोचेज़ हम लोग लगाते हैं। या तो इनकम से हम इवैल्यूएट करेंगे किसी असेट को या फिर बिज़नेस को। दूसरा मार्केट अप्रोच है और तीसरा असेट अप्रोच हो गई, ठीक है? अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनकम अप्रोच पहले लगेगी, मार्केट बाद में लगेगी और सबसे लास्ट में एसेट लगेगी, ऐसा नहीं है। जो आपने कहा ना कि इनकम अप्रोच हम रेगुलरली सुनते हैं, मार्केट अप्रोच भी हम सुन लेते हैं, लेकिन एसेट अप्रोच इतना ज़्यादा हाइलाइटेड नहीं होता है। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि एसेट अप्रोच एक्चुअल में है क्या? देखिए, डिपेंड करता है कि किसी भी वैल्यूएशन एक्सरसाइज में हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है? हम किस एक्सरसाइज के लिए वैल्यूएशन करने जा रहे हैं, ओके? अब अगर मान लीजिए मुझे किसी कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल इवैल्यूएट करना है, तो वो मैं फ्यूचर ईयर के इनकम से ही इवैल्यूएट कर पाऊँगा, तो उस केस के अंदर मुझे इनकम अप्रोच में जाना चाहिए। ओके। वहीं अगर मान लीजिए किसी कंपनी को मैं मार्केट के लेवल पे टेस्ट करना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि मार्केट के अकॉर्डिंगली उसका वैल्यूएशन कितना है, तो मैं मार्केट अप्रोच के साथ जाऊँगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर ना तो हमारे पास इनकम प्रोजेक्शंस अवेलेबल हैं, ना ही फ्यूचर ईयर के कुछ इनकम नंबर्स हैं मेरे पास। सेकेंडली, ना ही कोई मार्केट के अंदर अवेलेबल कंपैरेबल्स हैं जिनसे मैं कंपेयर करके वैल्यूएशन निकाल सकूं, तो ऐसे सिनेरियोज़ के अंदर हम लोग एसेट अप्रोच की तरफ जाते हैं। ये तो मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव समझा दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि वो कंपनी ही कैपेबल नहीं होती रेवेन्यू जनरेट करने की या इनकम जनरेट करने की, और आज की डेट में भी उसकी सिचुएशन इतनी पॉजिटिव नहीं होती कि हम उसका वैल्यूएशन निकाल सकें। ऐसे सिनेरियोज़ में हम ये कहेंगे कि वो डिस्ट्रेस सिनेरियोज़ होते हैं जिसके अंदर हम लोग एसेट अप्रोच लगाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच का मतलब ये है कि आप भूल जाइए कि आप फ्यूचर में क्या कमाने वाले हैं और नेक्स्ट ईयर क्या आने वाला है, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। और प्लस पिछले पास्ट में आपकी क्या इनकम रही, क्या आपने किया, उसको भी मैटर नहीं करता। हम क्या देखेंगे, आज की डेट के अंदर मेरे पास ऑल टुगेदर कितने एसेट्स हैं और मेरी कितनी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है? अगर मैं उन एसेट्स और लायबिलिटी को नेट ऑफ कर दूँ और एक वैल्यू निकल के आए, यानी कि सिंपली एसेट्स माइनस लायबिलिटी में कर दूँ, तो जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी वो मेरी एक आज की डेट की वैल्यूएशन होगी। और जिस अप्रोच को हम लगा रहे हैं यहाँ पे, हम उसको कहेंगे एसेट अप्रोच, क्योंकि मैंने सिर्फ ये देखा कि मेरे नेट एसेट्स कितने हैं, ठीक है? तो नेट एसेट्स के बेस के ऊपर जो मेरी वैल्यूएशन आज की डेट में निकल के आती है, वो मेरी वैल्यूएशन होगी। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। सपोज़ करिए कि एक कंपनी है, वो कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रही है, कोई रेवेन्यूज़ उसके नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके पास एक लैंड है, ठीक है? अब वो लैंड की वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूएशन होगी, ठीक है? मान लीजिए कि उसकी वैल्यूएशन सपोज़ 10 करोड़ रुपीज़ आ जाती है। इसी तरह से और भी असेट्स हैं हमारे पास जिनका वैल्यूएशन आपने निकाला, या फिर बुक वैल्यू के हिसाब से आपने देखा, तो वो आज की डेट में जो मैं देखता हूँ वो वैल्यूएशन मान लेते हैं कुल मिलाकर के टोटल वैल्यूएशन 20 करोड़ के करीब आ जाता है। अब आपने ये देखा कि मेरे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू 20 करोड़ आ रही है। अब मेरी लायबिलिटीज़ कितनी है, मेरे को डेट कितना पे ऑफ करना है, कितना मेरे को बाकी बाकी लोग या क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा वापस करना है। अगर आप उसको नेट ऑफ करेंगे इसके साथ, सपोज़ करिए वो 5 सीआर है, तो 20 माइनस 5 करने के बाद जो आज आपकी वैल्यू, मैं रफली आपको बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू आएगी, ये एसेट अप्रोच से आपका वैल्यूएशन आएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ना तो आपने इनकम के ऊपर कोई फोकस किया, ना आपने मार्केट में जाके देखा। तो जो भी आपने देखा अपनी बैलेंस शीट के ऊपर, जो भी आपके एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं, उसके बेसिस के ऊपर आपने एक वैल्यूएशन निकाली। इस अप्रोच को हम लोग बोलेंगे एसेट अप्रोच। ओके। तो इस एसेट अप्रोच में कौन-कौन से मेथड होते हैं? देखिए, ऐसा है कि
इसमें 3 मेजरली मेथड्स हैं। सबसे पहले बुक वैल्यू मेथड होता ओके। है। अब बुक वैल्यू मेथड में क्या हो रहा है कि देखिए, अगर आपके पास किसी कंपनी की बैलेंस शीट है या फिर आप वैल्यूएशन कोई कर रहे हैं कंपनी का, तो आप बैलेंस शीट को देखेंगे, उसके अंदर जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं बुक वैल्यू पे, हुँ, उन वैल्यूज़ को यूज़ करके आप नेट एसेट वैल्यू आप निकालेंगे। तो जो आपकी वैल्यूएशन निकल के आ जाएगी, हम उसको बोलेंगे बुक वैल्यू मेथड से आपका वैल्यूएशन है, ठीक है? ओके। तो ये बहुत ही सिंपलिस्टिक मेथड तो है, लेकिन इसके अंदर एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब उसका मैं रीज़न बताता हूँ कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया कि लैंड है, सपोज़ करिए कि वो लैंड जब आपने लिया तो उसके हिसाब से आज की डेट में उसका बुक वैल्यू से 15 करोड़ है। लेकिन बुक वैल्यू तो उस बेसिस पे जब आपने उसको परचेज़ किया, हो सकता है आपने उसका रिवैल्यूएशन नहीं करवाया है, लेकिन आज जब उसको आप मार्केट में बेचने जाएँगे तो ऐसा हो सकता है कि वो लैंड 15 करोड़ की ना होके वो 20 करोड़ की या 25 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। तो जब मैंने बुक वैल्यू मेथड लगाया तो उसके अंदर एक्चुअल में आपने मार्केट को तो कंसिडर नहीं किया। मार्केट इन द सेंस कि ओके। जो एसेट आपका है, उसको आपने मार्केट में जाके रियलाइज़ नहीं किया, ठीक है? तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और रेक्टिफ़ाई करना चाहता हूँ कि देखो, जब भी हम एसेट अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, उसमें से फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट किया जाए। जब मैं फेयर वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो फेयर वैल्यू के अंदर आपको ये देखना है कि आज की डेट में बुक वैल्यू तो चलो ठीक है मेरी 15 हुँ, करोड़ हो सकती है, लेकिन फेयर वैल्यू क्या है? मार्केट में लेकर के जाऊँगा, मैं उसको अगर देखूँगा सिमिलर एसेट्स के साथ कंपेयर करूँगा, अगर वो 35 का सेल हो रहा है, तो हमें उसका वैल्यूएशन जो है, अगर बुक वैल्यू 20 है, तो 20 ना लेकर के 35 लेना है। तो फेयर वैल्यू जिस तरह से मैं एसेट का निकालूँगा, उसी तरह मैं लायबिलिटी का भी निकालूँगा। तो जब बुक वैल्यू मेथड हम लोग लगा रहे थे, तो वहाँ पे मैं सभी एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहा हूँ। ओके, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए ये एडजस्टमेंट्स मैं करता हूँ, तब हमारा जो है नेक्स्ट मेथोडोलॉजी यूटिलाइज़ होती है। ओके। तो इसलिए नेक्स्ट जो मेथड होता है वो होता है एडजस्टेड नेट एसेट मेथड। हुँ, इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी आपके एसेट हैं, वन बाय वन आप ये देखते हैं कि अगर आप इसको आज की डेट में मार्केट में लेके जाएँ तो इनका फेयर वैल्यू कितना होगा? ओके। ठीक है, जैसे कि मैंने लैंड का बताया, तो लैंड का आपने एक इवैल्यूएट कर लिया कि हाँ, मार्केट के अंदर हुँ, मेरे को इतना प्राइस इसका मिल जाता है, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास कुछ इन्वेंट्री है, ठीक है, तो इन्वेंट्री हो सकता है आपकी बुक के अंदर वो रिकॉर्ड हो 10 रुपीज़ के ऊपर, लेकिन आप मार्केट में रियलाइज़ करने जाएँ तो शायद उसका 11 रुपीज़ या 12 रुपीज़ या मे बी 9 मिलेगा, ठीक है। ओके। तो वो आपको एडजस्टमेंट्स उसके अंदर करना होगा। हुँ, थर्ड इसके अंदर क्या हो सकता है कि देखिए, मशीनरी है सपोज़ किसी कंपनी में, तो अगर मशीनरी है तो उसका जो डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन है, तो वो भी इसके साथ एडजस्ट होने के बाद, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, वो एडजस्टेड नेट एसेट मेथड से वैल्यूएशन आपकी निकल के आ रही है। तो उस केस के अंदर आपको सारे एसेट्स और आप सारी लायबिलिटीज़ को आपको एडजस्ट करने के बाद जो आपका नेट एसेट वैल्यू निकलेगी, वो मेरी एडजस्टेड वैल्यू होगी। दैट विल बी मच बेटर देन द बुक वैल्यू मेथड। ओके। थर्ड इसके अंदर होता है देखिए लिक्विडेशन वैल्यू मेथड। अब लिक्विडेशन जैसे आप समझ रहे हैं कि लिक्विडेट करना है कंपनी को, लिक्विडेट करना है कि मतलब इमीडिएटली एग्जिट करना है फाउंडर को। अब इसके अंदर 2 अलग-अलग सिनेरियोज़ हो सकती हैं। एक सिनेरियो ये होगा कि या तो वॉलंटरीली हुँ, उसमें से एग्जिट लेना चाहता है जो फाउंडर है, या फिर फोर्स्ड एग्जिट है। अगर मान लीजिए वॉलंटरी है, तो उस केस के अंदर तो आज की डेट में आप ये देखेंगे कि अगर आप सभी अपने एसेट्स को, अपनी लायबिलिटीज़ को सिंप्लीफाई करके देखें और आप ये देखें कि टोटल लिक्विडेट करने के बाद मुझे कितना वैल्यूएशन मिलता है, तो वो हुँ, मेरी लिक्विडेशन वैल्यू होगी। ठीक है? तो अब मान लीजिए वो लिक्विडेशन करके वैल्यू आपकी 40 सीआर आती है, तो 40 सीआर आपका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूएशन हो गया। हम इसके अंदर इनकम और बाकी सब चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट आ जाता है फोर्स्ड। अब फोर्स्ड के अंदर क्या है कि जो एक्वायरर है या फिर बायर है, हुँ, उसको कहीं न कहीं ये पता है कि आप कहीं डिस्ट्रेस में हैं या आप कहीं प्रॉब्लम में, तो वो बार्गेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो सपोज़ करिए कि आपका जो वैल्यूएशन निकल के आता है, लिक्विडेशन वैल्यू मार्केट के हिसाब से आपका निकल के आता है, लगभग 100 करोड़ का एसेट आपका नेट एसेट निकल के आता है। लेकिन क्योंकि आप डेस्परेट नीड में हैं या फिर आप डिस्ट्रेस सिचुएशन में हैं, तो वो बार्गेन करेगा आपसे। ओके। ऐसा हो सकता है वो आपसे 10% 20% का डिस्काउंट कर ले, ठीक है? एक्चुअल में तो लिक्विडेशन वैल्यू 100 की है, लेकिन जो फोर्स्ड एग्जिट होने की वजह से या डिस्ट्रेस सिचुएशन में होने की वजह से, तो आपको आपको कितना वैल्यू मिलेगा? 20 डिस्काउंट करने के बाद आपको 80 का मिलता है, ठीक है? तो ओके। फोर्स्ड के अंदर कहीं न कहीं वैल्यूएशन जो है हमें थोड़ा-सा कम मिलता है। तो ये प्रॉब्लम रहता है लिक्विडेशन वैल्यूएशन में, अगर मान लीजिए फोर्स्ड एग्जिट है तो। ओके। तो ये 3 तरह के मैंने आपको मेथड्स बताए जो कि अपना एसेट अप्रोच के अंदर लगाए जाते हैं। ओके। जो वैल्यूएशन एक्सपर्ट होते हैं, वो मेन उनका फ़ोकस कहाँ होता है?
देखिए एसेट अप्रोच जब लगाते हैं तो आप ऐसे समझिए कि 3 पॉइंट्स जो हैं उनके माइंड में रहते हैं। सबसे पहले वो ये देखते हैं कि जो भी एसेट है, ठीक है? उसके अंदर रिप्लेसमेंट करने से क्या कॉस्ट आ रही है, ठीक है? तो उसके अंदर जो मेथड हम लगाते हैं वो बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। यानी कि ओके। जो पूरा का पूरा सेटअप है, अगर मैं इस पूरे के पूरे सेटअप को रिप्लेस कर दूँ यहाँ से, हुँ। ठीक है? तो रिप्लेस करने के लिए जो मेरे को कॉस्ट इनकर होगी, तो वो कॉस्ट कितना है, ठीक है? तो वो जो निकल के आएगा मेरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड से मेरा एक वैल्यू निकल के आएगा। ओके। सेकंड जो इसके अंदर होता है वो होता है रिप्रोडक्शन कॉस्ट मेथड। रिप्रोडक्शन कॉस्ट मेथड में क्या हो रहा है कि जो आपके पास एसेट है उसका एग्जैक्टली सेम रेप्लिका अगर आज की डेट में आप बनाते हैं, यानी कि उसी को रिप्रोड्यूस करने की आप कोशिश करते हैं, तो कितना मेरा कॉस्ट आएगा। तो वो मेरा रिप्रोडक्शन कॉस्ट मेथड के अंदर मैं ये पता लगा लूँगा कि अगर सेम एसेट को मुझे रेप्लिका बनाना है तो मेरा कितना कॉस्ट आने वाला है, ठीक है? ओके। तो ये मेरा सेकेंड सिनेरियो हो जाएगा। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट अप्रोच के अंदर देखिए रहता है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू? देखिए हो क्या रहा है कि आज की डेट में आपने सभी एसेट्स को सेल कर दिया, तो जो हुँ। आपके पास एक नेट सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया, उसमें से आपकी कुछ ना कुछ सेलिंग कॉस्ट भी रही होगी, ठीक है? तो आपने जो भी आपका सेलिंग प्राइस टोटल आया है उसमें अपना सेलिंग कॉस्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो आपके पास अमाउंट आएगा वो आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गया, ठीक है? ओके। तो जब भी हम लोग एसेट अप्रोच में जाते हैं तो 3 सिनेरियोज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूँ, अब ये कहाँ यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अब सपोज़ करिए कि एक कोई स्टार्टअप है, उसने कोई एमवीपी डिज़ाइन किया है और उस एमवीपी के बेस के ऊपर कुछ उसने अपना इंटेंजिबल डेवलप कर लिया है, ठीक है? अब ना तो उसके पास इनकम है, ना उसके पास कुछ हिस्ट्री है, ना ही हुँ। वो मार्केट में जाके टेस्ट कर सकता है क्योंकि उसके जैसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है? अब ऐसे केस के अंदर हम क्या लगाएँगे? ऐसे केस के अंदर हम ये देखेंगे कि इसी सेम मॉडल को रेप्लिकेट करने के लिए अगर मैं आज की डेट में रिप्रोड्यूस करूँ, सपोज़ करिए मैंने 1 साल पहले बनाया था। 1 हुँ। साल पहले बनाया था तो मैंने मान लीजिए उसका वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए के करीब मेरा हुँ। खर्चा उसमें हो गया, या सब कुछ लगा के मेरा 1 करोड़। लेकिन क्या मेरी वो वैल्यूएशन 1 करोड़ होगी? नहीं होगी। मैं आज की डेट में ये देखूँगा कि सेम रेप्लिका अगर मैं बनाता हूँ तो ऐसा हो सकता है कि वो जो लास्ट ईयर जो मेरा कॉस्ट इनकर हुआ वो 1 करोड़ थी, तो आज की डेट में अगर मैं बनाऊँगा तो सेम बनाने के लिए शायद 1 करोड़ 15 लाख या 1 करोड़ 20 लाख रुपए मेरा लगेगा। ओके। तो जो रिप्रोडक्शन कॉस्ट मेथड से मेरी वैल्यूएशन निकल के आ रही है, तो वो मेरी जो मेथड से वैल्यूएशन होगी, वो 1 करोड़ ना होके 1 करोड़ 20 लैक्स होगा, ठीक है? तो दैट इज़ रिप्रोडक्शन कॉस्ट मेथड। कहाँ लगा सकते हैं हम उसको? स्टार्टअप्स के केस के अंदर, जहाँ पर कुछ भी इनकम का पोटेंशियल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मेरे को हिस्ट्री भी आपको नहीं पता है, ठीक है? तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हम ये वाला अप्रोच लगाते हैं। ओके। अब जैसे बात कर लेते हैं, कोई एक प्रोडक्शन कंपनी है, फैक्ट्री है और एक रियल एस्टेट है। तो उस केसेस में हम कैसे एसेट अप्रोच लगा सकते हैं? देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके अंदर एसेट अप्रोच तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि जितने भी उसके एसेट्स हैं, उनको फेयर वैल्यू पे आप लेके आइए। हर एसेट को आपको मार्केट में जाके टेस्ट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करिए कि आपने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं जो आपके गोडाउन में रखा है, ठीक है? हुँ। तो वो प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट में बेचने जाएँगे तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको सभी एसेट का आपको ये देखना होगा कि नेट वैल्यू आपको कितना मिलने वाला है, ठीक है? तो ओके। वो आपने जो बोला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत सारी चीज़ें होंगी। बिल्डिंग भी हो मशीनरी सकता बिल है, मशीनरी भी हो सकता है, आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सभी को आपको फेयर वैल्यू के ऊपर लेके आना होगा, ठीक है? ओके। ये पहला हो गया। लेकिन सेकंड जो आपने पूछा रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट के अंदर देखिए आज की डेट में आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी को देखते हैं, तो आप ये देखेंगे उसके विसिनिटी में और कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके क्या प्राइसेज़ चल रहे हैं। तो उसके बेसिस के ऊपर आप देखेंगे कि ओवरऑल जो वैल्यू मेरे को कितनी रियलाइज़ होके मिल सकती है। तो वो मेरी आपकी जो वैल्यूएशन निकल के आएगी, वो आपकी एसेट अप्रोच से नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी। ओके। एसेट अप्रोच हमें यूज़ कब करनी चाहिए? क्या इसके लिए भी कोई सही टाइमिंग होती है? देखिए ऐसा है कि एसेट अप्रोच कब यूज़ करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ यूज़ करना है, ठीक है? ओके। कौन-कौन से सेटअप के ऊपर आप लगा सकते हैं, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि एसेट अप्रोच कब लगानी है, आप ऐसे समझिए कि एसेट अप्रोच बहुत सारे सिनेरियोज़ में इनकम और मार्केट अप्रोच के साथ लगाई जाती है। अब हो क्या रहा है हुँ। कि जब आप 3 डिफरेंट अप्रोचेस से वैल्यूएशन निकालेंगे ना, तो एसेट अप्रोच आपको बेयर मिनिमम वैल्यूएशन आपको निकाल के दे देगी। ओके। अब अगर मैं बात करूँ कि कहाँ लगानी चाहिए, तो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ के लिए, रियल एस्टेट कंपनीज़ के लिए, या फिर ऐसी कंपनीज़ के लिए जो एसेट हैवी हैं, जिनके अंदर एसेट बहुत हाई ये हैं। अब प्रोडक्शन बेस्ड हो, प्रोडक्शन फैक्ट्री या बेस्ड कह फिर सकते हैं हाँ। आप, ठीक है? अब जैसे सॉफ्टवेयर की कंपनी है, अब उसके म अंदर
स्पेशली अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर ही बना रहे हैं तो आपको एसेट तो कुछ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। ऐसा हो सकता है कि छोटा मोटा बिल्डिंग हो, कंप्यूटर्स हो, दैट्स इट। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई डेटा सेंटर बना रहे हैं तो डेटा सेंटर के लिए तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हैवी चाहिए, ठीक है। रियल एस्टेट कंपनी है तो उसके पास एसेट में क्या है, तो आप उसके पास सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोज के अंदर आप एसेट अप्रोच लगाएंगे तो आपको जो वैल्यूएशन निकल के आएगी काफ़ी रियलिस्टिक निकल के आएगी, ठीक है। ओके। तो जितने भी एसेट हैवी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं, रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं, या फिर जिनके अंदर आप ये देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग टाइप के बिजनेसेस हैं, उन सभी केसेस के अंदर आप एसेट अप्रोच को लगाते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एसेट अप्रोच को ही लगाते हैं, आप एसेट अप्रोच को भी काफ़ी कंसिडरेशन देते हैं और बाकी अप्रोचेस से आप वैल्यूएशन को टेस्ट करते हैं कि आपकी वैल्यूएशन जो आ रही है कितना डेविएट कर रही है आपकी एसेट अप्रोच से, और उस हिसाब से आप इसके अंदर एडजस्टमेंट्स करते हैं। ओके। जैसे स्टार्टिंग में पॉडकास्ट में बताया था कि लैंड वो भी एसेट अप्रोच में ही आता है। तो एक कंपनी ने एक लैंड 20 साल पहले लिया, फॉर एग्जांपल 20 करोड़ में, राइट। ठीक है। नाउ उसका जो करंट प्राइस है इट वुड बी लाइक 80 करोड़ के आसपास। तो क्या फाउंडर को पता नहीं होता कि मेरी जो करंट वैल्यू है जिस लैंड की वो टोटली मतलब काफ़ी ज़्यादा है, तो वैल्यूअर्स क्या उसको नहीं दिखाता बैलेंस शीट में? देखिए ऐसा ना, बैलेंस शीट में तो आप बुक वैल्यू देख रहे हो। अब आप तो बेसिकली आपके बैक ऑफ द माइंड तो आपको ये पता है कि आपके पास लैंड है, लेकिन अब पहली बात तो ये है कि क्या आप लैंड बिजनेस में यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, ठीक है। बिकॉज उसी लैंड पे फैक्ट्री भी है, दैट मीन्स कि वो यूज़ हो रहा है। यूज़ हो रहा है, है नहीं ना? कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज़ के पास लैंड होती है लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा, तो बिज़नेस पर्पज़ में नहीं हो रही, तो कहीं न कहीं वो बिज़नेस वैल्यूएशन में भी नहीं आ रही है, ठीक है। ओके। लेकिन अगर मान लीजिए आप देखो नॉर्मल सिनेरियोज़ में आए, तो बिज़नेसेस क्या कर रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन द बिज़नेस, नॉट ऑन द लैंड एप्रिसिएशन, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये मिस हो जाता है फाउंडर्स से कि जो लैंड की वैल्यूएशन है, वो पूरी तरह से वो शायद एस्टिमेट नहीं कर पाते, क्योंकि आपने उस एंगल से उसको देखा ही नहीं। क्योंकि आप तो डेली लाइफ में जब अपना बैलेंस शीट को देख रहे हो, आप तो बुक वैल्यू पे देख रहे हो, या तो रिवैल्यूएशन हो जाए या फिर आपका कुछ ट्रांजैक्शन हो गई, उसके बाद ही आपका वैल्यूएशन जो है आज की डेट में आएगा। तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट इसीलिए होता है कि जो भी वैल्यूएशन निकले वो आज की डेट के अंदर और मार्केट सिनेरियोज के हिसाब से निकले, ठीक है। तो अगर आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि पहले 20 करोड़ का लिया था तो 80 करोड़, तो 80 करोड़ इज द करेक्ट वैल्यू ऑब्वियसली, राइट। तो उस केस के अंदर फाउंडर्स अगर मिस करते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज अ मिस्टेक। एसेट अप्रोच में भी जो फाउंडर्स है, इन्वेस्टर्स है, तो वो और वैल्यूअर्स वो गलती क्या करते हैं, क्या मिस्टेक होते हैं उनसे? देखिए मिस्टेक क्या हो जाती है, मैं आपको 4-5 मिस्टेक्स गिनवा सकता हूँ। देखिए सबसे पहले हो क्या रहा है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बुक वैल्यू मेथड होता है। तो मैंने बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स में देखा है कि वो बैलेंस शीट से बुक वैल्यूज़ उठाया, उसके हिसाब से वैल्यूएशन रिपोर्ट में कैलकुलेशन करके दे दिया, ठीक है। तो अगर आपने ब्लाइंडली बुक वैल्यू बेसिस के ऊपर वैल्यूएशन कर दिया है और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में आपने सबमिट कर दिया, ठीक है, तो वो कहीं न कहीं क्वेश्चनेबल होगा। और अगर आप किसी लीगल डिस्प्यूट में फँस गए, तो वहाँ वो वैल्यूएशन जो है क्वेश्चन में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली गलती जो हो जाती है कि जो वैल्यूअर्स करते हैं या फिर फाउंडर जब खुद से निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एग्जैक्टली बुक वैल्यू उठा लेंगे और उसके बेसिस के ऊपर एक वैल्यूएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट पिक्चर ऑफ द बिजनेस। तो पहली मिस्टेक तो यहाँ पर हो जाती है। ओके। सेकंड क्या होता है कि देखिए, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि वो लैंड का एप्रिसिएशन वाला पॉइंट था कि 20 करोड़ और 80 करोड़। तो सेकंड मिस्टेक ये भी हो जाती है कि जो भी आपके एसेट हैं, आपने उनको एप्रिसिएशन लिया ही नहीं और आपने उनको आज की वैल्यू डेट के ऊपर आप लेके ही नहीं आए हो आप उसको, ठीक है। तो इसीलिए आपको नेट एडजस्टेड वैल्यूज़ के ऊपर जाना चाहिए कि क्या आज की डेट में, अगर मान लीजिए आज की डेट में नेट एडजस्टेड वैल्यूएशन जो आ रही है, आपको उस बेसिस के ऊपर वैल्यूएशन करना चाहिए, ना कि आपको एग्जैक्टली बुक वैल्यू पे ले लिया, ठीक है। तो जो भी आपके एप्रिसिएशन हुए तो वो भी आज की डेट में ला करके आपको वैल्यूएशन में डालना चाहिए। तो ओके। सेकंड मिस्टेक यहाँ पर हो जाती है। थर्ड इसमें मिस्टेक क्या होती है, देखिए हर किसी का फोकस एसेट पे रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप नेट एसेट वैल्यू लगाने वाले हैं तो उस केस के अंदर देखो आपको लायबिलिटीज़ को भी फेयर वैल्यू के ऊपर लेके आना है, ठीक है। तो जो एडजस्टमेंट लायबिलिटी साइड पे है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि तो आप कहेंगे कि आज की डेट में लायबिलिटी में क्या एडजस्टमेंट होगी। तो सपोज़ करिए आपने कोई डेट लिया था और जो पॉइंट जो आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिया तो शायद उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था, राइट। एग्जैक्टली। लेकिन आज की डेट में अगर आप मार्केट में जाएंगे तो जो इंटरेस्ट रेट है शायद 10% है या मे बी 8% है। लेकिन वो एडजस्टमेंट आपने नहीं की, क्योंकि मार्केट क्या बोल रही है, मार्केट 10% से बोल रही है, आपका प्रायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी 9% था। तो वो जो गैप है, तो लायबिलिटीज़ आपका क्या हुआ कि आप मार्केट वैल्यू पे नहीं लेके आए, या फिर आप कहें कि आप उसको फेयर वैल्यू पे नहीं लेके आए। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो मिसमैच लायबिलिटी साइड पे भी होता है, तो वो भी आपकी वैल्यूएशन की करेक्ट पिक्चर नहीं लेके आता, ओके। ठीक है। और लास्ट इसके अंदर मैं और बता दूं, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इंटेंजिबल एसेट्स वाला जो पार्ट है वो भी कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट पे ही प्रॉपरली पहले तो वो रिपोर्ट नहीं हो रहा, और ना तो बैलेंस शीट पे रिपोर्ट आ रहा है, ना ही उसको नेट एसेट वैल्यू के अंदर प्रॉपरली लाया जाता है। तो जब आप वैल्यूएशन करें तो ये एस्पेक्ट को भी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको
कैप्चर करें, अदरवाइज जो आपकी वैल्यूएशन निकल के आएगी एसेट अप्रोच में वो आपकी कहीं ना कहीं फॉल्टी होगी। ओके, ये तो समझ में आ गया एसेट अप्रोच होता क्या है। अब फाइनल एडवाइस क्या देना चाहेंगे चाहे फाउंडर्स, वैल्यूअर्स और इन्वेस्टर के लिए? देखिए, अगर आप एसेट अप्रोच लगा रहे हैं तो बुक वैल्यू देखो आपको सिंप्लीफिकेशन तो देगा लेकिन रियलिस्टिक पिक्चर नहीं देगा, ठीक है। तो मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा कि ठीक है आपको रफ एस्टिमेशन अगर इन हाउस निकालना है ऑन द डेली बेसिस आप निकाल के देख सकते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अगर उसको यूज़ करने वाले हैं या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करने वाले हैं तो उससे जो रिजल्ट आएंगे वो इनएक्यूरेट होंगे, ठीक है। ओके, नेट एडजस्टेड वैल्यू अगर हम लोग लगाने जा रहे हैं तो ऐसे सिनेरियो के अंदर देखो वो मोस्ट रिलायबल है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस के ऊपर जो भी वैल्यूएशन निकल के आएगा दैट इज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक्सेप्टेबल, राइट। एंड लास्ट में लिक्विडेशन वैल्यू दैट इज़ वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो में इसलिए बोलूँगा कि देखिए लिक्विडेशन वैल्यू आप कब लगाएंगे, लिक्विडेशन वैल्यू आप तब लगाएंगे जब कंपनी को लिक्विडेट किया जाना है, ठीक है। और एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि कोई प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है ऐसे सिनेरियोज के अंदर कि बिज़नेस को आगे चलाया जा सकता है। तो लिक्विडेशन वैल्यू अगर आप लगा रहे हैं तो ऐसे सिनेरियो में लगाइए जहाँ की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर रिकवरी के चांसेस ऑलमोस्ट निल है। अदरवाइज द बेस्ट मेथड विल बी नेट एडजस्टेड वैल्यू और उसी के बेसिस के ऊपर जो वैल्यूएशन निकल के आएगी दैट विल बी द मोस्ट रिलायबल वैल्यूएशन एंड दैट विल गिव यू द एक्यूरेट पिक्चर। ओके। सो सर, थैंक यू सो मच इतना इंसाइटफुल बताने के लिए अबाउट द एसेट अप्रोच। आई होप एंजॉइंग द शो। अगर कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट वेबसाइट purevalleyglobal.com एंड कीप वॉचिंग प्योर वैली टॉक्स। थैंक यू सो मच।